किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है, कौन कौन सी नवीनतम तकनीक जो है वो आपके लिए लाई जा रही है जिससे आपको फायदा हो सके। और इन्हीं की जानकारी के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में गैर परंपरागत चारा कांटा रहित नागफनी। विषाणुरोधी पपीता की किस्म का सफल परीक्षण, उत्पादन में बढ़ोतरी। और लक्षद्वीप में सोलर सिस्टम द्वारा समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने का यंत्र लगाया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 52वीं वार्षिक आम बैठक। महाराष्ट्र में गन्ने के अधिक उत्पादन में इफ्को दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में चारे की कमी पर्याय देखी जाती है। कम वर्षा या सूखा पड़ने की स्थिति में ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसके लिए बंजर या खेती के अनुपयुक्त क्षेत्रों में कांटा रहित नागफनी एक महत्वपूर्ण चारे का स्रोत सिद्ध हो सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। झांसी स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान व इकाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद से नागफनी के उपयुक्त जनन द्रव्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसे विभिन्न भूउपयोग वन चारागाह, समेकित कृषि प्रणाली व बंदियों में लगाया जा रहा है। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में इकाडा द्वारा दिए गए 14 जनन द्रव्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका पशुओं में पोषण संबंधी अध्ययन भी किया जा चुका है और ये पाया गया है कि पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और उससे उनके पशु पोषण की बहुत सी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। गैर परंपरागत चारा के स्रोत के रूप में नागफनी एक महत्वपूर्ण चारा साबित हो रहा है और नागफनी वो भी जिसमें कांटे नहीं हों, अर्थात कांटा रहित नागफनी। इकाडा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई संस्थानों को एक जिम्मेदारी दी है कि इसके अच्छे जनन द्रव्यों का मूल्यांकन करें और उनको विभिन्न भू उपयोग में लगाएं, ताकि शुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए कैक्टस यानी नागफनी, कांटा रहित नागफनी से चारा दिया जा सके। स्वाद और सेहत के लिए पहली पसंद पपीता अक्सर विषाणु रोगों की चपेट में आ जाता है। इस पर काबू पाते कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान सामने आए हैं। आइए जानते हैं इन शोधपरक सफलता के बारे में। ऐसे में जब नए क्षेत्र में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग पांव पसार रहे हैं, बेहतर स्वाद और इलाज के लिए पपीते की मांग बढ़ गई है। चुपके से कदम बढ़ाता विषाणु पपीते को भी प्रभावित करता है। बंगलौर स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा 3 वर्षों के संतति परीक्षण के बाद विषाणुरोधी किस्म विकसित की गई है। व्यवसायिक स्तर के लिए उपयोगी किस्म सूर्या में धब्बा विषाणु रोग को लेकर भी परीक्षण हुए हैं। कृषि वैज्ञानिक बागवानों के खेत पर जाकर भी प्रदर्शन करने की पहल कर रहे हैं। CSRI के CSMCRI भावनगर गुजरात के वैज्ञानिकों द्वारा हमारे देश के द्वीपों में पीने के पानी के संकट को दूर करने के लिए सोलर सिस्टम द्वारा वहीं के निवासियों में एक आशा की किरण पैदा की है। हमारे देश के समुद्री टापुओं में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। इस समस्या के समाधान हेतु CSIR नेस्केयर के सौजन्य से पिछले दिनों लक्षद्वीप समूह में एक टास्क फोर्स मीटिंग का आयोजन कर इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए पीने के पानी की समस्या का निराकरण सोलर सिस्टम लगाकर समुद्री पानी को पीने योग्य बना दिया है। इस सिस्टम को यहाँ के संसद सदस्य ने भी देखा एवं बताया। लक्षद्वीप पूरे पानी से भरा हुआ है, लेकिन उसको कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं ताकि इनको पूरी आवाम के लिए, लक्षद्वीप की आवाम यानी कि बाहर की दुनिया के लिए भी इसको जाके कहाँ कैसे पहुंचा सकते हैं, इसको लेके आगे लेते हुए मैंने आज इस कार्यक्रम का एक छोटा सा एक डेवलप किया हुआ मॉडल। तो हर छोटे छोटे आइलैंड में, यानी कि जहाँ आबादी नहीं है, कोई फिशरमैन जो रहते हैं, क्या कोई अपने आप मतलब खेतीबाड़ी करने चाहते हैं, जहाँ ये शुद्ध पानी की सुविधा नहीं है, जहाँ पे उस जगह पे ये डिसैलिनेशन प्लांट और इनकी जो आज हमने जो इफ्तिताह यानी कि इनागुरेट किया हुई जो टेक्नोलॉजी है, ये लक्षद्वीप के लिए
बहुत काम आएंगे। ये तो शक की बात नहीं है। जैसे कि हमारी नज़दीक वाली छोटे छोटे टापू होते हैं, सुहेली है, तिन्नागरा है, बंकारा है, चरियम है, इसके नज़दीक जो भी छोटे छोटे टापू हैं, इन टापू में शुद्ध पानी मिलना बहुत मुश्किल है। यानी कि इतना छोटा सा एक जगह है, वहाँ से कुआं खोदेगा तो भी खारा पानी आता है। तो ये टेक्नोलॉजी आज हमने जो इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, इसको जाके बहुत फ़ायदा मिल सकता है फिशरमैन के लिए, अपनी आउटपोस्ट में जो पुलिस को भेजते हैं यहाँ से उनके लिए, बाकी जो भी मतलब अपनी अपनी खेती बाड़ी देखने जाते हैं उनके लिए भी एक बड़ा समस्या का हल हो जाएगा ये पानी का। तो इसके लिए और भी एक था कि अपनी एयर पोल्यूशन के बारे में, तो लक्षद्वीप हम खुशकिस्मत है कि अभी पूरी दुनिया में ऐसा शुद्ध वायु यानी कि सांस खुल की आपको लेने की जगह लक्षद्वीप ही मिलेगी। तो ये लेके अभी हमें एक डाटाबेस बनाना होगा कि अभी का जो बेस डाटा है, अभी का एनवायरनमेंट कैसे चलता है, उसकी एयर कैसे चल रहा है, उनकी कंटामिनेशन क्या है, वो एक एनालाइज करके बेस बना सकते हैं। तब जाके पूरी वर्ल्ड को इसको एक पब्लिक डोमेन में भी डाल सकते हैं कि यहाँ का एयर और इनकी जो अपनी जो मतलब पोल्यूशन की लेवल कितने हैं। तो आगे जाके 10 साल के बाद भी अगर और भी डेवलपमेंट आने की तरफ जो भी मतलब अपने आप से थोड़ा पोल्यूट होने का चांस है, संभावना है, इसको जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारी बेस लेन ये था, अभी जाके यहाँ पे आ गया है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये जाके हमें एक इनेट कोड यानी कि महसूस हो सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ हैं। और आगे जाके ये भी है हमारा कि हेल्थ के बारे में बहुत हम कोशिश हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, अगर उस सांस में अगर पोल्यूशन है तब जाके आपकी बीमारियां बहुत ताकत बन जाते हैं। तो अगर ऐसी जगह पे ऐसी बीमारियां अगर फैल जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम जाके इसको भी कंट्रोल करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत काम आएंगे। मेरा शुभकामना है आपको, मेरा पूरा सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट आपको मिलेंगे। आगे जाके हम आपके साथ चल के इसको लगाने की कोशिश करेंगे। हमारी हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तब से लेकर अब तक कृषि उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। समय समय पर रसायन उर्वरकों की उत्पादन एवं नीतियों को लेकर फर्टिलाइजर एसोसिएशन द्वारा समीक्षा बैठकें होती रहती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वर्तमान सरकार की नीम कोटेड यूरिया को लेकर बनाई नीति की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। सभी फर्टिलाइजर कंपनियां 100% नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन कर रही हैं। इस बारे में बता रहे हैं FAI के अध्यक्ष राकेश कपूर। इस बार हमने फर्टिलाइजर मेक इन इंडिया यानी कि उर्वरक को भारत में कैसे बनाया जाए और इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस थीम के ऊपर प्रोग्राम ये होगा। इसमें हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, पेपर्स प्रेजेंटेशन होंगे। इसमें ये एनालाइज करेंगे कि अभी जैसे इंडस्ट्री की प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, पॉलिसीज़ में जो अभी पीछे सुधार किए गए हैं, उनमें आगे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये प्रोडक्शन बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या और किया जा सकता है जिससे कि जब सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिट की बात हो। अभी जैसे पिछले 2 सालों में खाद की जो है प्राइसेस कम हुई हैं इंटरनेशनली, उससे सब्सिडी में कुछ बचत आएगी गवर्नमेंट के बजट में। लेकिन आगे फिर जो ट्रेंड नज़र आ रहा है कि 16, 17, 18 में हो सकता है फिर डिमांड बढ़े। तो ये ज़रूरी है कि मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का ये मोटो है, उसके अंदर कैसे इस इंडस्ट्री के बारे में कार्य किया जाए ताकि यहाँ पे और डोमेस्टिक कैपेसिटी आ सके। इस 3 दिवसीय वार्षिक बैठक कार्यक्रम के बारे में हमको जानकारी दी FAI के महानिदेशक सतीश चंद्र ने। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो हर साल एनुअल सेमिनार करते हैं, वो 52nd एनुअल सेमिनार, ये 3 दिन का सेमिनार है और
30 नवंबर, 1 एंड 2 दिसंबर, ये 3 दिन चलेगा। एनुअल सेमिनार के अंदर 1 और 2 दिसंबर को 12 इसमें टेक्निकल पेपर्स दिए जाएंगे। ये सारे टेक्निकल पेपर्स 4 सेशंस में बांटे गए हैं। जो पहला सेशन होगा वो पॉलिसी के ऊपर है और दूसरा सेशन एग्रीकल्चर साइंस के ऊपर है। जो एग्रीकल्चर साइंस का सेक्शन है वो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर उसमें चेयर करेंगे। इसी तरह फर्टिलाइज़र का जो हमारे पुराने सेक्रेटरी फर्टिलाइज़र हैं मिस्टर महापात्रा जी, वो इसको चेयर करेंगे। जो तीसरा सेशन है वो हमारा टेक्निकल सेशन है, जिसमें हमारे जो बहुत सीनियर CMD हैं जो टेक्निकल सारे एस्पेक्ट से जुड़े रहे हैं, वो इसका चेयर करेंगे। और जो चौथा सेशन मार्केटिंग के ऊपर है वो जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर धर्मपाल डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र से उस सेशन को चेयर करेंगे। देश के गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सहकारिता द्वारा गन्ना उत्पादन हमारे देश को महाराष्ट्र की देन है। वहीं सहकारी संस्था इफ्को भी किसानों को अधिक एवं अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत प्रदर्शन कार्यक्रम कर किसानों को प्रशिक्षित कर रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। किसानों की सहकारी संस्था इफ्को देश के अन्य राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी किसान गोष्ठियों के द्वारा किसानों के अच्छे उत्पादन के लिए मिट्टी प्रशिक्षण एवं संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहा है एवं किसानों को खाद, बीज एवं कीटनाशियों के लिए भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। गन्ने के उत्पादन में नई तकनीकों का भी खेत प्रदर्शन कर लाभ पहुंचा रहा है। यहाँ पे आप गन्ने का खेत देख रहे हैं। ये गन्ना बहुत ही पारंपरिक पद्धति से यहाँ पे हो रहा है। इफ्को ने यहाँ बहुत से नए टेक्निक से किसानों को गन्ना कैसा उगाने का इसके बारे में बहुत से डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रायल और प्रोग्राम लिए हैं। तो यहाँ से शुरू हमने पहले ज़मीन, किसानों की जो ज़मीन है वहाँ से माटी परीक्षण से शुरू किए। किसानों के खेत में माटी परीक्षण करके उनके खेत में क्या क्या कमियां है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश की क्या क्या कमियां है वो उनको दिखा के उस हिसाब से अभी हमने उनको पूरा रासायनिक खाद कैसे डालने का इसके बारे में बताया। शुरू में तो किसान जो पारंपरिक पद्धति से करता था, अभी हमने उनको पट्टा पद्धत बोल के गन्ने के जो 2 रो रहते हैं उसमें ज़्यादा अंतर रखने के लिए बोला है। और बाद में उसको जो 3 टिपरी बोलते हैं हमारे यहाँ, 3 आए बर्ड रहते हैं, उससे हम उनको 1 बर्ड पे लाए हैं। इससे उनका टिलरिंग भी बहुत आता है और गन्ने का साइज़ भी बढ़ता है और गन्ने का उत्पादन भी बढ़ता है। बाद में हम यहाँ पे माटी परीक्षण के बाद यहाँ पे किसान झिंक वगैरह यूज़ नहीं करता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट गन्ने के लिए रहता है। वो भी अभी हमने यहाँ पे उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है और इससे भी उनका उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान भाइयों आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मौसम की पूर्व जानकारियों को जान लें व खेती से संबंधित कार्य शीघ्र कर लें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर तथा अधो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, केरल का दक्षिणी भाग तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, जैसा आप सभी जानते ही हैं कि अब किसानों का ध्यान मुनाफे की तरफ भी है और वो मुनाफा किसानों को ना सिर्फ पारंपरिक फसलें बल्कि जो बागवानी की फसलें हैं उनसे काफी हद तक मिल रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने इस बात को समझा और जाना भी, साथ ही हम कह सकते हैं उन्होंने इस बात को अपनाया भी है। यहाँ के जो किसान हैं फल और सब्जियों की खेती बड़े ही उन्नत ढंग से कर रहे हैं। सिर्फ खेती नहीं बल्कि अगर बात की जाए शुरुआत से, यानी उन्नत बीज जो है वो कैसे तैयार करना है, नर्सरी कैसे तैयार करनी है, हर एक जानकारी यहाँ किसानों के पास है और इसी जानकारी के फलस्वरूप किसान मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश में कृषि क्षेत्र में बागवानी एवं सब्जी उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। विशेष तौर पर देश के उत्तर पश्चिमी भाग, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान आता है, यहाँ पर बागवानी में अमरूद, आम के साथ साथ कीनू का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। राजस्थान राज्य का जिला श्री गंगानगर क्षेत्र में भी कीनू की बागवानी सफलतापूर्वक होने लगी है। जिले के गांव गुरसर मोडिया चक में ऐसे ही सब्जी एवं बागवानी के सफल प्रबंधक श्री भोला इंसा से हमारी मुलाकात हुई, जो इस गांव में कीनू, बेर, आंवला, संतरा, पपीता, नींबू की बागवानी फसल के साथ साथ सब्जियों में गोभी, गाजर, शलगम, पालक, शकरकंदी की फसल वैज्ञानिक तरीके से कर रहे हैं। इनके द्वारा कृषि करने के अनुभव से आप लोग भी फायदा उठा सकते हैं। देखिए इनका खेती करने का तरीका। जहाँ गोभी देखो आप, अर्ली कुमारी इसका बीज है और राजस्थान में इसका होने का बहुत ही मुश्किल होती है। ये गुरुजी की तरीका दस्या हुआ है हमें। और आप गोभी देख सकते हैं कितनी बड़े बड़े फूल होते हैं इसके। और हम गाजर की खेती करते हैं, जहाँ गुरुजी की तकनीक है, जहाँ एक बहुत बढ़िया तकनीक से हम अपनी गाजर को बोते हैं। गाजर बोने का तरीका है, हम ट्रैक्टर से जो अपने चुंजू हल होते हैं उसके पीछे ईंट लगाकर हम इसको बोते हैं। बोने का तरीका ये, एक कनाल में 1 किलो ही बीज डालते हैं। बीज हम पहले सनग्रो बीजा करते थे, अब इसका बीज हम गोल्डन बीज बीजते हैं और बहुत बढ़िया बीज होता है। आप देख सकते हैं गाजर हमारी बहुत बढ़िया गाजर होती है और बहुत ज़्यादा पैदावार होती है इसकी। राजस्थान का यह भूभाग रेगिस्तान प्रभावित क्षेत्र है, जहां पानी की समस्या से खेती प्रभावित होती है। मगर इस फार्म पर ड्रिप सिंचाई द्वारा समुचित जल प्रबंधन से बहुत बड़ा क्षेत्र बागवानी उत्पादन लायक हो गया है। ये राजस्थान दे विच आप देख सकते हो, हम ड्रिप सिस्टम राही औले की खेती कर रहे हैं। औले की खेती, औले की किस्म है N7 और चतई, 2 किस्म है औले दियाँ। और ड्रिप सिस्टम राही कम पानी से, पानी बहुत कम लगता है ड्रिप राही। और साथ में इसके एलोवेरा की खेती कर रहे हैं। एलोवेरा हमारे जो बहुत ही बढ़िया शरीर के लिए, एलोवेरा की खेती साथ में हम कर रहे हैं। और एलोवेरा की किस्म है बारदे डेंसिस। आप देख सकते हो राजस्थान दे विच बहुत ही कम पानी से हम खेती कर रहे हैं, बहुत ही कम पानी से। आप बारदे डेंसिस किस्म है दी एलोवेरा दी। हम नींबू का बूटा दिखा रहे हैं जो राजस्थान में बहुत ही मतलब रेतली जगह में इसका उत्पादन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बूटे बहुत बढ़िया। ड्रिप सिस्टम है इसमें, खास करके ये देखने वाला है। पानी बहुत कम लगाते हैं। आप नींबू देख सकते हैं कितना ज़्यादा नींबू है। एक बूटे में कम से कम 1.5 क्वार्टल 1.25 क्वार्टल इसमें नींबू है। और हमारे पास कम से कम 60-65 बूटे हैं। बहुत बढ़िया है। इसका
उत्पादन उसके बीच में लगाए, किन्नू के बाग के बीच में लगाए हुए हैं। हाँ, किन्नू के साथ हम एलोवेरा की खेती करते हैं किन्नुओं के बीच में। किन्नुओं के बीच में देखो आप, किन्नुओं के बीच में हम एलोवेरा की खेती करते हैं। एलोवेरा की किस्म है बारदे डेंसिस, बारदे डेंसिस इसकी किस्म है। ये बहुत बढ़िया वैरायटी है, इसमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और आम बहुत किस्में हैं इसकी, पर हम जो बारदे डेंसिस ही बोते हैं। और एलोवेरा हमारे पास 90-95 के बाग में लगा हुआ है। गुरुजी तकनीक है कि पानी बचाओ, ये 1997 में ही गुरुजी ने ड्रिप सिस्टम लगवाया था। सब किन्नू हमारे पास जितना किन्नू है और ड्रिप सिस्टम से जे किन्नू करते हैं हम, और बहुत कम पानी से हमारा मैड्रीन एक किस्म किन्नू दी। और इस किन्नू हम जो लगा रहे हैं आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया किन्नू होता है। हम इतना ज़्यादा किन्नू होता है कि पावर में 25 रहता है हर टाइम। देख सकते हैं आप किन्नू, राजस्थान की धरती में किन्नू और ड्रिप सिस्टम भी। ये संतरा देखो, नागपुरी संतरा है, महाराष्ट्र की किस्म है। जहाँ होने का इसका कोई मतलब नहीं है, पर इसका ड्रिप सिस्टम एक देखो, पानी की बहुत कम वो करते हैं। अंदर हमारा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, अंदर की तरफ देख सकते हो। और ड्रिप सिस्टम में गुरुजी की तकनीक है जे चक्कर में एक चक्कर टाइप वो ड्रिप सिस्टम है, इस पर 8 ड्रिप लगे हुए हैं वो। और उसी तकनीक से आज महाराष्ट्र का नागपुरी संतरा भी राजस्थान में बहुत बढ़िया हो रहा है। आप देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े संतरे हैं और खाने में बहुत टेस्टी है। ऐसा नहीं है खाने में टेस्टी नहीं है, खाने में बहुत टेस्टी है। जहाँ पर बेरी का बाग आपको दिख रहा है और बहुत कम पानी से हमारे बेरी है। अवरान और गोला बेरी दो हमारे पास वैरायटी है। और जैसे हमारे किन्नू है और आंवला है और नींबू है और आम वगैरह और काफ़ी टाइप के हमारे पास बूटे लगे हैं, पपीता भी है। और इसके साथ साथ हम बेरी के भी काश्त करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बेरी के हमारे पेड़े हैं। हम हमारी साथ संगत को ज़्यादा देने का ख्याल रखते हैं। जहाँ मंडीकरण करते हैं दिल्ली में भी कर देते हैं, जैसे किन्नू है हम दिल्ली में मंडीकरण कर देते हैं और बड़े शहरों में हम ज़्यादातर इसका मंडीकरण कर देते हैं। सब्जियों का हमारे ब्लॉक में हमारे ब्लॉक बने हुए हैं, इधर प्रेमिया के साथ संगत को देते हैं और इस तरह ज़्यादा सब्जी हो तो हम मंडी में उसकी सेल कर देते हैं। मार्केटिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सब्जी मंडी में जब मर्जी जाओ सुबह सुबह बेच के वापस आ जाओ कोई भी। अब हम लहसुन ले गए इसके 80 रुपये किलो के हिसाब ने मंडीकरण किया हमें लहसुन बेची है और कोई तकलीफ ही नहीं बिल्कुल भी। हम किसानों को कहना चाहेंगे भी आप कम पानी की खेती करो। और जैसे हमने बेरी लगा रखी है, आंवले लगा रखे हैं, एलोवेरा लगा रखा है और बहुत सारे जैसे किन्नू है और ड्रिप सिस्टम लगा के आप किन्नू भी करो ताकि आप बढ़िया काश्त कर सको। इस तरह भोला इंसा जी अपनी बागवानी प्रबंधन द्वारा राजस्थान एवं पंजाब हरियाणा के बागवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं एवं वह सब अपना श्रेय डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम जी इंसा को देते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों बहनों, हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आपने कुछ सीख ली होगी। इसके साथ साथ अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं, वो जानकारी लगातार इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत, नमस्कार।